हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे, जो कि एमपीपीएससी, व्यापम हो गया, एमपी पुलिस हो गया, सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम भौगोलिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा कहाँ से निकली हुई है, कितनी लंबाई है, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। जो किस प्रकार से पठारों में विभाजन हुआ है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे अपने मध्य प्रदेश को। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का भाग। ये भाग 1 है, इसमें कई सारे आपको भाग देखने को मिलेंगे। तो उसको जो है हम क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो एक ही लेक्चर में पढ़ा सकता हूं, लेकिन लंबा सेशन हो जाएगा। तो हम इसको जो है पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे, 1-2 पार्ट के अंदर मैक्सिमम 3 पार्ट तक मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और 3 बजे ये मेरी डेली क्लास आती है, तो आप 3 बजे ज्वाइन कर सकते हो मुझे एंट्री ऐप पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि एंट्री ऐप की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर जो है आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर प्रैक्टिस कर सको, सभी एग्जाम के लिए क्विज वगैरह वहां पर दे सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है मैंने एक मैप बना के रखा हुआ है हमारे, ये एमपी का मैप। क्या है? एमपी का मैप है ये, ठीक है। यहां पे अगर हम इसका वो कर दें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इस तरीके से जो है ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले वो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश का विस्तार कैसा है। ठीक है, क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश की स्थिति। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। तो मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की अगर हम बात करें यहां पर, तो किस तरीके से मध्य प्रदेश जो है यहां पर विभाजित है, किस तरीके से क्या है, तो वो चीजें हम यहां पर देखते हैं। तो इधर वाला जो एरिया है, ये किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो राजस्थान से। ठीक है, ये सबसे पहले आपको देखना है कि इधर की जो सीमा बनाता है एमपी, इधर की जो सीमा बनाता है वो किससे बनाता है? वो राजस्थान से बनाता है। इधर किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये वाली जो सीमा है, ये वाली सीमा किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश से ये वाली सीमा बनाता है। ठीक है, ये वाली सीमा की अगर हम बात करें, इधर वाले सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये वाली सीमा किससे बनाता है? छत्तीसगढ़ से बनाता है। किससे बनाता है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ये वाली सीमा बनाता है। ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। इधर की एक सीमा और बात करें, ये वाली सीमा, यहां की सीमा, ये वाली सीमा किससे बनाता है एमपी? तो ये वाली सीमा बनाता है भैया गुजरात से। किससे बनाता है? गुजरात से। और ये वाली जो सीमा हो गई, यहां वाली सीमा, बुरहानपुर के पास वाली सीमा, ये किससे बनाता है? तो भैया महाराष्ट्र से। किससे बनाता है? महाराष्ट्र से। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कि एमपी की सीमा कितने से हो गई? 5 राज्यों से एमपी की सीमा टच होती है। तो ये एक हो गया हमारा यहाँ पर कि भाई 5 राज्यों से सीमा टच होती है। अब एक चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा जो कि यहां से गुजरती है। कहां से गुजरती है भैया? यहां से कर्क रेखा एमपी में गुजरती है। ये गए अपन, ऐसे करके निकल जाती है। तो ये कौन सी है? 23.5 डिग्री वाली रेखा। तो ये कितने, ये 14 जिलों से होकर जाती है एमपी के, 14 जिलों से। 14 यानी कि 14 जिलों से होकर जाती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा है? इसको मैं लिख देता हूं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है, नर्मदा नदी के समांतर। जो नर्मदा नदी है वो भी जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पर नर्मदा नदी समांतर ही बहती है। तो ये हो गई हमारी नर्मदा नदी, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और यहाँ जाकर जो है विसर्जित हो जाती है। तो याद रखना, ये हो गई कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नर्मदा नदी किस रेखा के समानांतर बहती है? तो वो है हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये आपको यहां पर याद रखना है।
और चीजों के बारे में अगर हम जाने मध्य प्रदेश के बारे में कि क्या कैसा है, तो चलिए वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो अगर आप इधर से बात करो, ठीक है, कहां से, उत्तर से दक्षिण की तरफ, किधर, उत्तर से हम जाते हैं किधर, दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, वो है 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। अब आप चले जाओ पूरब से पश्चिम, जो कर्क रेखा है उसी के समानांतर पूरब से पश्चिम की तरफ अगर आप चले जाते हो, तो उसकी अगर लंबाई की बात करें, उसकी चौड़ाई की बात करें, तो वो है भैया 870 किलोमीटर। तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो कि अगर यहां से यहां तक जाते हैं, यहां से यहां तक, यानी कि नॉर्थ से साउथ जाते हो या साउथ से नॉर्थ जाते हो तो 605 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो 870 किलोमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने यहां पर जाना। टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं एमपी की, तो मैंने आपको ये पहले भी याद कराया हुआ है, 30, 82, 52, आपको एक नंबर याद रखना है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया हमारे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया, 30, 82, 52। अब एक चीज यहां पर कि जो मैंने बताया आपको कि जो कर्क रेखा है, कौन, जो कर्क रेखा है जो कि 14 जिलों से होकर यहां पर गुजरती है, तो वो 14 जिले कौन से हैं, तो वो देखिए मैं यहीं पे नाम लिख रहा हूं, रतलाम, एक हो गया हमारा क्या, रतलाम। फिर आता है हमारा उज्जैन, फिर कौन सा आता है, फिर आता है हमारा उज्जैन, फिर आता है आगर, आगर मालवा वाला आगर। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर राजगढ़, क्या आता है, राजगढ़। तो ये 4 हो गए। 5वें जिले की बात करें तो आता है सीहोर, सीहोर। फिर आता है यहाँ पर भोपाल, सीहोर के बाद क्या आता है, भोपाल। फिर आता है विदिशा, विदिशा। फिर आता है सागर, हमारा सागर से भी ये होकर गुजरती है। फिर आ जाता है दमोह, कटनी, जबलपुर, दमोह। ऐसे ही बढ़ रहे हैं, इधर से अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है, दमोह, कटनी, जबलपुर, ठीक है, दमोह हो गया, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, उमरिया, शहडोल, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर। तो ये जो है आपको यहां पर याद रखना है। तो कितना हो गया भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 जिलों से होकर गुजरती। देखिए इसकी ट्रिक्स बहुत सारी बनाई गई है, लेकिन ट्रिक से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो इजिली जो है यहाँ पर याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रिक बनाने से कोई मतलब नहीं है कि मैं सबका जो है थोड़ा थोड़ा नाम लेके बना दूं, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन जनसंख्या जो 2011 के अनुसार, ठीक है, एमपी में 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या की बात कर लोगे, जनसंख्या, तो जनसंख्या की अगर बात करोगे तो जनसंख्या कितनी है, इसके लिए भी एक नंबर याद रखना है आपको, 72, 62, 68, 09। ये जो है हमारे एमपी की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने एक स्थिति देखी, हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी कि कैसा है, कैसा विस्तार है। कुछ क्वेश्चन यहां से उठते हैं कि एमपी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यह जो है सेकंड है। कौन सा रैंक है, सेकंड रैंक है। मैंने यहीं पे क्यों लिखा, क्योंकि राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक पे है, तो राजस्थान फर्स्ट है तो एमपी यहाँ पर सेकंड है, इसलिए जो मैंने इसको यहाँ पर ही लिखा। मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैं यहाँ भी लिख सकता था, मैं कहीं भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ राजस्थान है और राजस्थान के बाद हमारा मध्य प्रदेश सेकंड रैंक पे आता है। जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या के बारे में जो है ये 6th रैंक पे आता है, 6वें स्थान पर यहाँ पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की सीमा कितने से, 5 राज्यों से होके जाती है, मतलब 5 राज्यों को टच करती है, जो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और सबसे लंबी सीमा की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा को बनाता है। तो ये वाली जो सीमा है हमारी, ये वाला जो बॉर्डर है, ये जो है सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है किसकी? मध्य प्रदेश की। तो ये हमने यहाँ पर देखा, ये हमने देखा भैया मध्य प्रदेश की स्थिति एवं यहाँ पर विस्तार। तो चाहो तो आप इसका जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एक ही मैप में आपको बहुत सारी चीजें जानकारी के लिए हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बुक्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस तरीके से जो आपने पढ़ा है तो ये आपको एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। अब भौगोलिक संरचना के बारे में बात करते हैं ना। जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, वो विस्तार देखा था हमने। अब जो है यहाँ पर हम बात करेंगे भौगोलिक संरचना की। भौगोलिक संरचना की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो भौगोलिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें उठकर आती हैं। ठीक है, भौगोलिक संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन चीजें उठकर आती हैं। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो वो है हमारे पास मध्य उच्च प्रदेश। क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। फिर उसके बाद बीच में आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या आती है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार या फिर इसको क्या बोला जाता है? बघेलखंड। बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत और चीजें आती है, जैसे कि मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। अभी हम मैप से इसको समझेंगे पूरा, ये मैं आपको फिर भी अभी बता रहा हूं, मैप से हम समझेंगे। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो मालवा का पठार आपको देखने को मिलेगा। मालवा का पठार। और आगे अगर बात करें तो रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें पॉइंट की, तो वो देखने को मिलेगा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है और नर्मदा सोन घाटी, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आपने देख ली। अब जो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसी को जो है मैप में मैं आपको इसको बताने वाला हूं। किसको? इसको, 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 इन सभी चीजों को हम आप कहां देखेंगे? मैप में देखेंगे। क्यों मैप में देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है? मैप में देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना की बात कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा कि कौन सा हिस्सा किसको क्या बोला जाता है, इसका विस्तार कितना है, जनसंख्या कितनी, और फिर बाकी हम इन सभी पठारों को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो मैं एक तरीके से ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। फिर जो हमने इसलिए भाग 1 भाग 2 जो रखा है ना, वो इसीलिए रखा है कि जैसे कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इनमें ज्यादा जानकारी है, तो ऐसा करके जो है हम 2-2 करके पार्ट बनाएंगे, जिसमें लगभग जो है 3 भाग आएंगे। तीनों भाग में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैप की तरफ मैं बढ़ता हूं। भौगोलिक संरचना का मैं आपको मैप यहां पर बनाता हूं कि मैप में क्या कैसा है यहां पर। चलिए, तो ये मैप है हमारे पास, मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है मेरे पास। अपन इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी स्थिति कहां पर आती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पर, सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है मध्य भारत का पठार। अब मध्य भारत का पठार कहां से आता है वो देखते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो यहां से लगभग स्टार्ट होता है ऐसा करके, ठीक है, और फिर ये यहां तक जाता है ऐसे, यहां यहां और यहां से ऐसे। ये तो जो इतना वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा? ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? ये है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार है ये वाला हिस्सा। ठीक है,
मध्य भारत का पठार हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो ये है 32,896 वर्ग किलोमीटर, कि आपको यहाँ पर याद रखना है, और इसका परसेंटेज भी याद रखना है, 10.68% है ये एमपी का। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या है यहाँ पर। तो और अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, यहां से आ जाओ, जितना ये छूटा हुआ है इधर से आ जाओ, ये यहां से चले जाओ ऐसे अंदर, और हम बात करें तो यहां तक। तो ये वाला हिस्सा दूसरे हम कलर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला है बुंदेलखंड का पठार। क्या है? बुंदेलखंड का पठार। अब इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति की बात करें तो ये है आपका 23,733 वर्ग किलोमीटर। 23,733 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और ये प्रदेश का जो है 7.5 से थोड़ा सा ऊपर 7.7% हिस्सा है यहाँ पर। दूसरे कलर की अगर हम बात करें और दूसरे कलर से, तो यहाँ पर मैं येलो कलर ले लेता हूं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मालवा का पठार। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जो है यहाँ से हिस्सा स्टार्ट होता है उसका, ये वाला हिस्सा, और ऐसे आके इतना, ये, तो ये हिस्सा है मालवा का पठार। तो इसको मैं जो है येलो से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये वाला हिस्सा क्या है। ये वाला हिस्सा मालवा का पठार है। अब मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, लगभग जो है 28% भाग जो है ये एमपी का कवर किए हुए है मालवा का पठार। वर्ग किलोमीटर भी ज्यादा ही होगा, परसेंटेज में है तो ये इसका वर्ग किलोमीटर है। ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। अब मालवा के पठार की अगर बात करें, इसके बाद जो आता है हमारे पास, आता है एक छोटा सा भाग यहां पर बन जाता है, जो कि ये वाला हिस्सा है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। तो ये रीवा पन्ना का पठार हो गया, जो कि लगभग 10.3% आपको देखने को मिलेगा। वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 3454 वर्ग किलोमीटर ये हो जाने वाला है। उसके बाद जो थोड़ा सा हिस्सा बच रहा है बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड का पठार जो है, इतना हिस्सा बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका कहां? बघेलखंड का पठार। लगभग कितना है बघेलखंड का पठार की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 7% है ना, लगभग 7%। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, एक ही कलर से कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर हम जो है ग्रीन कलर नहीं, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है कितना है? लगभग जो है 7% ये वाला हिस्सा हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं नीचे के लिए, फिर से मैं व्हाइट ले रहा हूं नर्मदा नदी के लिए। तो नर्मदा घाटी की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है यहां से जो यहां तक है, यह है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, इसके अगर हम बात करें, लगभग ये भी कितना है? 26% है। 26% ये भाग है, लगभग 86,000, कितना? 86,000 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम बात करें यहां पर जो है हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत, जो ये वाला हिस्सा है, तो ये जो है थोड़ा सा देखिए, जो नर्मदा नदी का था वो यहां तक था, थोड़ा सा बड़ा। अब ये जो है क्या है? सतपुड़ा के घने जंगल आपने सुना होगा। तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत, तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत की बात करें तो ये जो है लगभग कितना है? 11% आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 34,000 वर्ग किलोमीटर। 34,000 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने जो है यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा मध्य भारत का पठार, ठीक है। हमने क्या देखा? मध्य भारत का पठार देखा, हमने मालवा का पठार देखा। तो क्या क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 और 7 भागों में जो विभक्त है, सातों भागों के बारे में मैंने यहाँ पर अभी ब्रीफ में एक साथ बताया है। अब हम क्या करेंगे कि हर एक भाग को, जैसे मध्य भारत का पठार है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, वहां पे खनिज क्या है, कैसी खेती होती है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम यहाँ पर जानेंगे।
ऐसे ही हम मालवा के पठार को देखेंगे। सभी को आगे जो है डिटेल में लगभग 1 से 2 पार्ट में हम सभी चीजों के बारे में जानेंगे, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो ये जो था यहाँ पर एक तरीके का ब्रीफ डिस्कशन था किसके बारे में, जैसे कि क्या क्या जानेंगे। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मालवा की पठार हो गया, या फिर जैसे कि यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार हो गया, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिद्ध बाबा की चोटी है ना। ऐसे ही जब आप सतपुड़ा में आ जाओगे तो धूपगढ़ की चोटी हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ की चोटी इसकी सबसे ऊंची हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, सबसे एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति जानी, कहां पर क्या चीजें हैं, कैसा विस्तार है, कितने किलोमीटर है, इनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि ये चीज की जो भौगोलिक स्थिति है तो कितने चीजों में बटा, 5 भाग ये, और ये हो गया 6वां, और ये हो गया यहाँ पर 7वां। तो इन 7 भागों को हमने फिर क्या किया, हमने यहाँ पर मैप में देखा कि भैया यहाँ वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है मध्य भारत का होता है, ये वाला हिस्सा मालवा का पठार होता है, ये नर्मदा सोन घाटी है, ये वाला हिस्सा जो क्या है सतपुड़ा मैकाल पर्वत है, ये वाला जो है रीवा पन्ना का पठार है, ये बघेलखंड है, और ये जो है हिस्सा बुंदेलखंड का है। तो मैप में देखने के बाद क्या होगा कि आप इन चीजों को कभी भूलोगे नहीं, देखोगे और आपको याद आ जाएगा कि यार ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड का पठार है, ये वाला रीवा पन्ना का है, ये वाला मालवा का है, और ये वाला बघेलखंड का है। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी, ताकि जो है आप जो है उसको मतलब याद रख सको, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जो है आंसर यहाँ पर लगा सको। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाग कितने हो गए, कितने भागों में बटा हुआ है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो भाग की अगर बात पूछेगा कि कितने भागों में बटा हुआ है, तो आपको लगाना है आंसर 7। 7 भागों में जो है हमने इसको बांट के रखा है। अब जो है सतपुड़ा की श्रेणी, इसके अंदर भी 2 चीज आ जाती है, जैसे कि एक सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है, क्या हो जाता है सतपुड़ा, और दूसरी क्या है मैकाल। तो ये तो नाम में ही है, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब अलग से यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब जो हम जानेंगे, जैसे कि अब मान लो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं जैसे मालवा का पठार, या फिर मध्य भारत का पठार, या फिर हम कोई भी भाग पढ़ते हैं तो उसका जो है पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि औद्योगिक क्षेत्र क्या क्या है, चोटी ऊंची कौन सी है, कहाँ पर आता है, उसमें किस तरीके की खेती होती है, क्या क्या वहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहाँ घूमने लायक कुछ है, समाधि है, तो पूरा मतलब इतिहास भूगोल सब कुछ हम उस हिस्से का यहाँ पर जान लेंगे। ठीक है, ऐसे ही नर्मदा सोन घाटी के बारे में, मतलब हर चीज के बारे में हम जो है यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी इस हिस्से में कौन सी, जैसे कि मान लो मालवा का पठार आ गया, तो यहाँ पर अगर पूछ लिया कि मालवा के पठार के पास जो है इस हिस्से में कौन सी बोली यहाँ पर बोली जाती है, कौन सी नदी वहां से जाती है, तो ये चीजें जो है हम यहाँ पर जानेंगे, है ना, कि मतलब कौन कौन सी जातियां होती हैं, कौन कौन सी वो बोलियां बोलते हैं, जैसे भील जाती है तो कौन सी बोली, तो ये सभी चीजें जो है हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो आज इतना ही रहेगा आपका, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आगे हर चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आप एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।